नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का डेट आने के बाद, जो कि एग्ज़ाम डेट 10 से 13 जुलाई 2025 है, उसके बाद एडिटोरियल ने नया बुक लॉन्च कर दिया है। और ये बुक जो है, इसमें आपको 15 टोटल सेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये बुक आपका बीपीएससी असिस्टेंट हेतु उपयोगी है। बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 10+2 है, और बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, और बिहार एसएससीजीएल 4 हेतु ये उपयोगी है। और हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी रहेगा। एसएससी हो, रेलवे हो, या तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी रहेगा। और ज़बरदस्त तरीके से आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। इसमें आपका 75 क्वेश्चन है ना, पूरा जीके, साइंस और करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 75 क्वेश्चन मालूम है कि रीजनिंग और मैथ से पूछा जाएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 25 प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। तो किस देश को जो फीफा वर्ल्ड कप 2034 कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब एडिटोरिया वाला थोड़ा आगे निकल गए यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये 2034 में पूछ लिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है मालूम, जो बड़े खेल हैं उसका कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये अति महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था 2022 में, ठीक है। अब होगा जो लाटेस्ट जो होगा 2026 में होगा। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या डाल दिया है, 2034 वाला, यानी कि फिर 2026 के बाद 2030 होगा, उसके बाद 2034 का होगा, ठीक है। तो इसको भी जान ही लेते हैं जब यहाँ पर है। तो 2034 का मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब है, 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, क्या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जितने बड़े खेल है वो खेल कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये आपको याद रखना है। बड़े खेल में जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल हो गया, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है ना। और जो लोग नहीं जानते हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको नोट भी करते जाना, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। फीफा वर्ल्ड की बात करते हैं तो 2022 में कहाँ हुआ था। तो देखिए, कई बार आपको लगता है ना, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो आपको लगता है 2025 चल रहा है तो 2022 वाला करंट अफेयर पूछ दिया गया है। नहीं, जो बड़ा खेल है ना उससे पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। जो बड़े घटना है और जो घटना हो चुकी है और अभी तक नहीं हुआ, तो वो 2022 का हो, चाहे 2018 का हो, 2021 का हो, 2023 का हो, करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न ही जो पीछे जो पूछा जाता है 2022 का, या तो 2024 का, तो इस टाइप के करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते क्या, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में। 2026 कहाँ होगा, ये अति महत्वपूर्ण है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण ये दोनों, ठीक है। ये उतना महत्वपूर्ण है 2034 वाला, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। 2026 का कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। 2030 की बात कर लेते हैं तो 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। 2030 का कहाँ होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। और 2034 का कहाँ, सऊदी अरब में होगा। तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड की बात हो गई है। अब ओलंपिक की बात करते हैं। देखिए, ओलंपिक 2 होता है। ओलंपिक एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक। तो जो 2024 और जैसे 2020, 2024, 2028 ये जो चल रहा है ना, ये है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और जो 2022 और 26 चल रहा है, ये है शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। तो ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करना है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था और 2028 कहाँ होगा। तो 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। 2024 का ओलंपिक, देखिए अगर
सभी चीज़ें अगर लिख के बताएंगे ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है। आप जैसे लिखें टाइम हुआ, तो इसीलिए कुछ चीज़ें स्पीड में आपको बता देते हैं ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी हो सके। ठीक है, थोड़ा सा आप बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आप आप खुद नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में हुआ था 2024 का। ठीक है, 2028 का कहाँ होगा? 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में होगा। और ये जो 2024-28 कौन सा है? ये ग्रीष्मकाल ओलंपिक। ठीक है, तो आपको डेट से याद रखना है। ईस्वी से सिर्फ 2024 पूछेगा ओलंपिक, तो पेरिस में 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, लॉस एंजल्स है ना, जो कि अमेरिका में पड़ता है, लॉस एंजल्स। ठीक है, तो बात हो गई फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक का हो गया ये। और शीतकालीन ओलंपिक का भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था ना, चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2026 कहाँ होगा? इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा। ठीक है, 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? ये जो सेंट्रल लेवल का SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PT में। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था बीजिंग में, 2026 होगा इटली में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, और 2026 कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा ना, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होगा। ठीक है, तो ग्लासगो याद रखना है, राष्ट्रमंडल का ग्लासगो, ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। ग्लासगो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। ठीक है, अभी तक आपको 3 बताएं जो कि आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर, 2026 अमेरिका मैक्सिको कनाडा, ओलंपिक 2024 पेरिस, ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स, शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग और 2026 कहाँ? इटली में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में, और राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ICC वनडे जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और 2027 में कहाँ होगा? तो ICC क्रिकेट जो वनडे वर्ल्ड कप है, पुरुष वनडे जो है वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। ठीक है, और ये सभी खेल अभी जो जितना बताएं वो सब 4 सालों में होता है ना, 4 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो होंगझोउ में हुआ था, जो कि चीन में पड़ता है। चीन के होंगझोउ में 2022 एशियाई खेल हुआ था। 2026 कहाँ होगा? जापान के एची प्रीफेक्चर और नगोया शहर में होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी याद रखना, जापान में होगा एशियाई खेल 2022, होंगझोउ चीन में, और 2026 जो है एशियाई खेल वो कहाँ होगा? तो जापान में होगा। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम हो आप देंगे वहाँ से आप निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता? इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ये सब अक्सर एग्जामों में आता है। तो आपको 2025 का अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनिक सिनर ने जीता था ना, जेनिक सिनर ने जीता था। और ये जेनिक सिनर कहाँ है? तो इटली के है ना, जेनिक सिनर है इटली के। ये पुरुष एकल का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज याद रखना है, मेडिसिन से रिलेट कर देना है, मेडिसिन कीज। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता था। और मेडिसन कीज है कहाँ? अमेरिका के, और जेनिक सिनर जो है ये इटली के है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ओपन, ये किससे रिलेटेड है? ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होता है? 4 टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अब 4 टूर्नामेंट में पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है ना। तो ये क्रम से भी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि ग्रैंड जो स्लैम है उसका सही क्रम क्या है। तो पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है US ओपन है ना, अमेरिकी ओपन। ठीक, फिर से याद समझिए, पहले ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ध्यान रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आज से शुरू होता है, आज से शुरू होता है, यानी आज से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और लास्ट में होता है US ओपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो अभी 2025 का मात्र अभी जो कि
ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही हुआ है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन जो है ये 25 मई से 8 जून 2025 तक होगा, ठीक है, यानी कि मई में अभी होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा आप इस चैनल पर बने रहे, सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ 2025 का करंट अफेयर में जो ताज़ा है, अभी पुरुष एकल का खिताब जो है जेनिक सिनर, और महिला एकल का खिताब मेडिसिन किज ने जीता है। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, तो ये है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस से। एक तो ये हो गया थीम, दूसरा क्या है, यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे, है ना। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो आपको याद करवाए थे ना, प्रबोवो सुबियांतो, सुबियांतो है ना, सुबियांतो या तो यांतो रहेगा, ठीक है। तो ये है प्रबोवो सुबियांतो, कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे। और एक प्रश्न आएगा क्या, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश को मिला है ना। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की झांकी दिखाया गया था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। यानी कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2.98% है ना, 2.98% है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी याद रखना है जो महत्वपूर्ण है। क्या, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना था, तो बिहार का कुल बजट व्यय अनुमानित है 3,16,895 करोड़, ठीक है। ये याद रखना है डाटा, ये बिहार का कुल बजट का व्यय अनुमानित है ये, ठीक है। अच्छा, बिहार बजट 2025-26 में किसने पेश किया था, तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, ठीक है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बिहार बजट 2025-26 किसने पेश किया था, तो श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन कहाँ गया, पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। देखिए आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण तैयारी बिहार एसएससी का जितना भी एग्जाम होने वाला है सभी तैयारी शानदार तरीके से करवाई जाएगी। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताया जा रहा है, उसका भी क्लास चल रहा है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस बुक आता है ना, वही इस चैनल पर करवाया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में लड़ता है, ठीक है। तो सारे जो भी मार्केट में जो बेस्ट पब्लिकेशन करेगा वो सारे प्रैक्टिस आपको करवा देंगे और शानदार तरीके से, ठीक है। और अगले वीक से हम लोग बिहार पुलिस का भी जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का नया बुक आया है उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिहार पुलिस के जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसको भी शानदार तरीके से आपको बेहतर तैयारी करवा देंगे। तो अगले सप्ताह से वो भी शुरू करेंगे बिहार पुलिस का भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, खगोलीय वेधशाला पूछा है क्या, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया गया था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब खगोलीय वेधशाला से एक चीज़ें याद आ रहा है क्या मालूम, पहले इसको समझ लेते हैं क्या, कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गरपंचकोट है ना, गरपंचकोट पहाड़ियों में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, जो देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला केंद्र है। इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। तो ये जो पश्चिम बंगाल में खगोलीय वेधशाला है किसके नाम पर रखा गया है, तो ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अच्छा, भारत में जंतर मंतर कितना है मालूम, भारत में जंतर मंतर है 5। कहाँ है, तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, ठीक है, जयपुर हो गया राजस्थान में, दिल्ली हो गया एक, उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश 3 हो गया, और 2 है उत्तर प्रदेश में मथुरा और वाराणसी, ठीक है। यहाँ जंतर मंतर अपने 5 है, ठीक है। और ये जंतर मंतर किससे संबंधित मालूम, ये भी खगोलीय वेधशाला से संबंधित है, ठीक है। खगोलीय से जो वेधशाला से ही ये संबंधित है जंतर मंतर, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है कुवैत। ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ का है, ये कुवैत का है, ठीक है। तो कुवैत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी जी को
दिसंबर 2024 में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी है। अब कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिनार है ना, कुवैती दिनार। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में अगर क्वेश्चन अब बात करते हैं का दूगो, तो कौन कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। ये दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर भी याद रखना एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में ये खिताब जीत लिया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या, पुरुष का एकल का खिताब जो पुरुष स्पर्धा है उसका भी और महिला स्पर्धा दोनों ने भारत जीत लिया। ठीक है। और ये किसे हराकर जीता है? तो ये हराया है नेपाल को, है ना। तो खो खो विश्व कप 2025 नेपाल को हराकर भारत जीत लिया है। ठीक है। अब ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये खो खो विश्व कप का ये पहला आयोजन था। ठीक है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि पहला विश्व कप खो खो ये खेला गया था जो कि नई दिल्ली में ही आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है प्रत्येक टीम में, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होता है। आप देखिए, खो खो में और बेसबॉल में ये दोनों में 9 खिलाड़ी होता है। अभी तो आपको बता दिए, फिर जब एग्जाम में पूछेगा ना तो उसमें भूल जाइएगा कि कितने खेल बताए थे, भूल गए। ठीक है। तो इसको याद कैसे कर लेना है ताकि आप भूले नहीं? तो इसको ऐसे याद कर लेना है कि बेसनमा, देखिए बेसबॉल को रिलेट करना है बेसन से। ठीक है। तो बेसनमा नहीं खेबो, बेसनमा नहीं खेबो मतलब क्या? बेसन से बेसबॉल हो गया, और नए से 9 हो गया, और खैबो से खो खो हो गया। ठीक है। तो बेसनमा नहीं खेबो, तो बेसन, या तो आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं बेसन नहीं खाएंगे, है ना। तो बेसन से बेसबॉल, और 9 से हो जाएगा 9 खिलाड़ी, नए से 9 खिलाड़ी, और खो नए खेबो खो से खो खो, यानी कि बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम ये विकसित किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इससे प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्या है? DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की स्थापना कब हुआ था मालूम? 1958 में हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय दिल्ली में। इसको रिलेट ऐसे कर लेना है, DRDO दिल्ली है ना, डी से होता है ना दिल्ली, तो DRDO दिल्ली, DRDO दिल्ली। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है ना, समीर बी कामत, जो कि 31 मई तक ही रहेंगे। 31 मई के बाद फिर चेंज होगा, फिर आपको बताएंगे कौन आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये बुक, है ना, क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो अभी नए चेंज हुआ है वो सारे करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। तो हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम होंगे उसके दृष्टि से क्या है, आपको करंट अफेयर की भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर वी नारायणन को किया गया है। ठीक है। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ थे। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण जो कि अभी नए बने हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो क्या क्या है, जैसे कि बात करवाते हैं, RBI का अभी गवर्नर कौन बना मालूम? संजय मल्होत्रा। RBI का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। अब संजय जैसा ही 3 नाम है, तीनों अति महत्वपूर्ण, तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसलिए तीनों में कन्फ्यूजन ना हो आपको, वो तीनों को एक साथ देखिए। ठीक है। जैसे RBI का गवर्नर है संजय मल्होत्रा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG वो कौन अभी है? तो संजय मूर्ति है। ठीक है। आप देखिए, है ना, संजय
तो उस समय कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में तीनों दे दिया तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, इसलिए तीनों को एक साथ यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर हो गया संजय मल्होत्रा, और सीएजी जो है भारत का वो है संजय मूर्ति, और भारत का भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि 51वां नया मुख्य न्यायाधीश बने, तो वो है संजीव खन्ना, है ना। तीनों शो से है ना, देखिए तीनों नया अभी चेंज हुआ, तीनों नए बने हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है ये संजीव खन्ना है 51वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो याद रखना है आरबीआई मल्होत्रा, आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा, है ना, आरबीआई का मल्होत्रा, और संजय मूर्ति कौन है, सीएजी, सीएजी है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भारत के हैं संजय मूर्ति, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है 51वां मुख्य न्यायाधीश वो है संजीव खन्ना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और फिक्की का अध्यक्ष कौन है, फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कौन है मालूम, ये लगता है मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष कौन है, तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वी रामन सुब्रमण्यम ही शायद है, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, वी रामन सुब्रमण्यम ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है गगन गिल को, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कई भाषाओं में दिया जाता है, कितने भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसके अलावा 2 भाषा और है, अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। ये 24 भाषा में दिया जाता है। अब 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है 1-2 बस, है ना, कौन कौन, हिंदी का, और याद कर लेंगे क्या, अंग्रेजी का भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्या, हिंदी का ये नोबेल मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी में किसको मिला है, तो स्टेरिन किरे को मिला, स्टेरिन किरे, ठीक है। और मैथिली का महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा बिहार का एग्जाम की दृष्टि से। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, मैथिली में मिला महेंद्र मलंगिया को, है ना। तो मैथिली महेंद्र, मैथिली है ना, महेंद्र नाम से ही आपको ध्यान रखना है ना, नाम से रिलेट करना, मैथिली महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में जो गगन गिल को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये किस उपन्यास या तो किस रचना के लिए मिला है, तो इसका रचना है, कविता का नाम है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपये दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है, ठीक है। याद रखना कहाँ, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ किसको बोलते हैं, मधुमेह, है ना, मधुमेह को ही डायबिटीज़ कहा जाता है। और डायबिटीज़ जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के लेंगरहैंस के आइलेट में बीटा कोशिका से होता है, ठीक है। और इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ठीक है। इंसुलिन की खोज, देखिए आप लोग बहुत दिनों से उम्मीद करते हैं आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको कभी न कभी याद जरूर किए होंगे इंसुलिन की खोज किसने किया, बेटिंग एवं बेस्ट। तो एक बार हम बोलते हैं आपको तुरंत रिवीजन हो जाता होगा, याद भी हो जाता होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाइए, आप बहुत सारे चीज़ों का है ना कम समय में आपको रिवीजन करवा देंगे। जो आप कहीं पेड कोर्स लेके पढ़ें या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सभी प्रश्नों को हम आपको, आप चैनल पर बने रहिए, एक एक प्रश्न जो जो आप पढ़ेंगे ना आपको याद आते जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपको बताएंगे। तो इंसुलिन का हो गया। अब विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इतने सारे चीज़ें यहाँ पर बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है, तो पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज ये किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ये तमिलनाडु में, और ये ब्रिज जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये रामेश्वरम और मांडपम, रामेश्वरम और मांडपम तक ये जोड़ती है, ठीक है। ये याद रखना है। इस पुल की लंबाई कितना है, तो 2.07 किलोमीटर है, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा, ब्रिज की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा मालूम? तो वो है चेनाब ब्रिज। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू जो खेल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल उत्सव, पोंगल त्यौहार पर ही मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में। अभी करेंट अफेयर में याद रख लीजिएगा क्या, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है? MK स्टालिन है। अभी राज्यपाल कौन है? तो RN रवि है। RN रवि यानी कि रविंद्र नारायण रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? तो अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य पूछा है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ है अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला। लेकिन एक नंबर में है कौन? सबसे ज़्यादा है कहाँ? वन एवं वृक्ष आवरण पूछे या तो सर्वाधिक वनावरण पूछे, तो वन पूछे, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न याद रखना है, जो कि क्वेश्चन अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखना है महाराष्ट्र, है ना। इसमें क्या है? वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। लेकिन सिंपल पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले, नॉट वन एवं वृक्ष आवरण, सिर्फ वनावरण वाले पूछे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? इसकी स्थापना WHO की स्थापना कब हुआ? विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है 7 अप्रैल को, है ना। तो 7 अप्रैल और 1948 को, है ना, इसकी स्थापना हुआ था WHO का, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है क्या मालूम? ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और विश्व व्यापार संगठन है, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ दे तो कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, है ना, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सिक्किम में किया है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मत्स्य पालन, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से, है ना, मत्स्य पालन से। बात करते हैं सिक्किम से, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जिलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। याद कैसे रखना है? नाजय सिक्किम, नाजय सिक्किम, यानी कि नाथुला और जिलेपला दर्रा सिक्किम में। लेप्चा जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेप्चा जनजाति किस राज्य में अधिकतर निवास करती है? तो सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। सिक्किम का अभी मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय का विस्तार है। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? तो ये कुमायूं, ये है सतलज और काली नदी के मध्य है। सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि जब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के मध्य, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि हिमालय जो है ना, 4 हिमालय, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो कौन सा हिमालय कहाँ तक विस्तार है आपको याद रखना है। तो कुमायूं हिमालय का हो गया सतलज और काली नदी के बीच में है, और सतलज और सिंधु के बीच कौन सा मालूम? सतलज और सिंधु के बीच है पंजाब हिमालय, ठीक है। और काली और तिस्ता नदी के मध्य कौन सा है? तो नेपाल हिमालय, है ना। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के मध्य। और तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा है? तो असम हिमालय है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। निम्न को सुमेलित कीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना है और किस नदी पर है, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए, तो पहला इसमें क्या है? अब राणा प्रताप सागर परियोजना, ये किस नदी पर है?
तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है, ठीक है। माता टीला बांध ये परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपको याद करवाए थे, जो क्लास पहले कर रहे हैं इस चैनल पर बने हुए आपको याद करवाए थे, और ये कभी नहीं भूलिएगा जीवन में। कैसे, देखिए माता टीला जो है ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। इसको याद कैसे रख लेना है, माता बेटवा, है ना, माता बेटवा, माता जैसे माता आया तो बेटवा, ठीक है। तो माता बेतवा को रिलेट कर लेना बेटवा से, ठीक है। तो माता टीला बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर है, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। जैसे आएगा माता तुरंत बेतवा देखिएगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यही होगा, 100% करेक्ट है ना, कन्फर्म, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और याद भी आ जाएगा। तो माता बेटवा ऐसे रिलेट कर लेना है। तो माता टीला बांध हो गया बेतवा नदी पर। तुलबुल परियोजना पूछे तो तुलबुल परियोजना है कहाँ, तो ये झेलम, है ना, तुलबुल झेलम, है ना। तो ज़्यादा कोई चुलबुल करता है उसको क्या झेलना पड़ता है ना, ज़्यादा चुलबुल आता है तो उसको झेलना पड़ता है ना। तो चुलबुल कहाँ हो जाएगा, झेलम, झेल, है ना, तुलबुल झेलम। और फरक्का हो जाएगा गंगा, फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी आपको याद रहेगा, 1 2 भी याद रहता है ना। तो ऑप्शन इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है, ऑप्शन छांट के भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 2 को अच्छे से याद कर लेना। जैसे माता बेटवा हो गया, है ना, माता टीला बेतवा बांध हो गया, बेतवा नदी पर है। और चुलबुल हो गया झेलम, चुलबुल ज़्यादा करेगा तो झेलना पड़ता है उसको, है ना, चुलबुल कोई करता है साथ में आपको बैठ के तो उसको झेलना पड़ता है ना। तो चुलबुल हो जाएगा झेलम, ठीक है, ये याद रहेगा। 2 याद रखते हैं काफ़ी हो जाता है इसके लिए, ठीक है। राणा प्रताप सागर हो गया चंबल, फरक्का हो गया गंगा, ठीक है। इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो परियोजना है ना, इससे थोड़ा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या मालूम, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजना, एक क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, याद रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे भाखड़ा नागल जो है बांध है, ये किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है ना, गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो हीराकुंड बांध है कहाँ है, महानदी पर है। इसको याद कैसे करवाए थे आपको जो यहाँ चैनल पर है उसको याद होगा, हीरा महान लोग बांधते हैं, हीरा महान लोग बांधते हैं। जैसे हीराकुंड बांध आएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये महानदी पर है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर। याद कैसे रखना है, तो देखिए नागा अर्जुन को रिलेट करिए महाभारत में अर्जुन से, और अर्जुन का सारथी कौन थे, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो अर्जुन जैसे आएगा नागार्जुन तो कृष्ण के टिक कर देना, ठीक है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ठीक। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति की पूछा था, तो इसका कार्यकाल कितना, 1 वर्ष होता है, ठीक है। देखिए यहाँ समिति 3 अति महत्वपूर्ण है, एक प्राक्कलन समिति होता है, एक लोक लेखा समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होता है। और ये तीनों समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा ना, तो 1 वर्ष ही टिक करना है, ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछ दे, या तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल या सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो सबका 1 वर्ष ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन ये आएगा कि किस समिति में, अब तीनों समिति दे देगा ऑप्शन में, पूछेगा किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होता है, ठीक है। तो ये प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होता है, ठीक है, ये याद रखना है, केवल लोकसभा के सदस्य होता है। जबकि लोक लेखा समिति में क्या होता है, कितना 22 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में, जिसमें कि 15 होता है आपका लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, ठीक है। उसी प्रकार सेम सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी यही होता है, 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये तीनों आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो भाग 20 जो है, तो भाग 20 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में ये सही है, अनुच्छेद 368 में है, ये सही है, ठीक है। राजभाषा की बात करें तो ये भी सही है, राजभाषा भाग 17 में है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध ये भाग 11 में, ये भी सही है। अब निर्वाचन पूछा, निर्वाचन भाग 18 लिखा, ये गलत है, क्यों, निर्वाचन है भाग 15 में, ठीक है। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद
352 से 60 तक है ना, 352, 56, 360, ये तीनों कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए तैयारी ऐसी ही करनी चाहिए आपको कि जब भी कोई प्रश्न आए उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी को एक साथ रिवीजन कीजिए, जितना आपको याद आ रहा है सबको एक साथ रिवीजन करिए। उससे क्या होता है, बहुत अधिक से अधिक प्रश्न है, आपको रिवीजन भी हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। अब जैसे कि आप पढ़ते हैं रूम में, अब हम तो यहाँ क्या है आपको बहुत हद तक आपको बताना कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, आप भी ऐसा करिए। जैसे कि अब भाग 18 में आपातोपबंध है, तो आपातोपबंध में 3 अनुच्छेद काफ़ी कतई जहर प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 352 हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात है। ठीक है, काफ़ी ईजी है लेकिन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते रहता है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर मिस करते हैं तो गड़बड़ा जाता है, इसलिए याद रखना है सबको, है ना। चलिए बात कर लेते हैं 2-4 को और भाग की, है ना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भाग 1 में पूछेगा क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नगर पालिका। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में। अब भाग 4 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या मालूम, भाग 1 4 है और भाग 4 का ए है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है दोनों को साथ में। भाग 4 में हो गया डीपीएसपी और भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया। क्वेश्चन क्या है, भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया। ठीक है, अब इसका आंसर बुक में दिया हुआ क्या मालूम, ये चार्टर अधिनियम 1833 जो कि गलत है। इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये है भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था कि पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया था 1861 में। अब बात करते हैं 1833 और 1813, ये दोनों भी कतई जहर प्रश्न है। ठीक है, इसलिए ये दोनों से भी एक एक प्रश्न आता है तो याद रखना है। 1813 से कौन सा प्रश्न आएगा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, तो ये है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये आप अगर एग्ज़ाम देखें, अगर आप अनुभवी व्यक्ति हैं, कभी एग्जाम बहुत सारा दिए हैं तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ और ये भी। ठीक है, यही दोनों ज़्यादा रिपीट हुआ, ये तो कम पूछा गया है लेकिन ये दोनों ज़्यादा रिपीट हुआ 1813 और 33। ठीक है, तो 13 वाला क्या याद करवाएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, 1833 में क्या हुआ था, 1833 की बात करें तो चाय और चीन, देखिए 1813 का जो हुआ था चार्टर एक्ट उसमें व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया था, लेकिन उसमें चाय और चीन के व्यापार के साथ वो संबंध बाकी रहा था। ठीक है, तो वही 1833 में समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में पूर्णतः समाप्ति हुआ था कब, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अच्छा, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था कब, यही 1833 के चार्टर अधिनियम के था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इससे भी याद कर लीजिए एक प्रश्न, कौन सा, तो किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तो 1853 है ना। तो याद रखना है किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया है, तो इसका करेक्ट आंसर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन इसमें शामिल नहीं है, तो देखिए धर्म प्रचार करने का अधिकार ये तो है, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार ये भी है क्योंकि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी आप कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ये गलत है ना, ये निगेटिव चीज़ है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ये धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसके अंतर्गत आ रहा है मानो, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहा है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, भाग 3 में। ठीक है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो और ये किस अनुच्छेद में आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो अब पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा गलत है। पहला क्या, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है, ये बात सही है। ठीक है, ये पूछा गलत कौन है, तो ये सही है ना। तो आगे क्या है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या ने 40 निर्धारित की गई है, नॉट 60। ठीक है, 40 न्यूनतम होना चाहिए, है ना, 40 से कम नहीं होना चाहिए और 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा, गलत पूछा था। बाकी इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है ना। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम, अब विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, राज्य विधान परिषद का गठन ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 169 में है। ठीक, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 169 में। अच्छा, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो ये अनुच्छेद 171 में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है। तो विधानसभा सीट है बिहार में 243 और विधान परिषद की कितनी संख्या है, 75। लोकसभा सीट कितना बिहार से, 40। राज्यसभा सीट कितना है, 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं था। विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं था। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी ने, इसमें आपको प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा जो दिया था उसमें कौन कौन शामिल है मालूम, 3 व्यक्ति है इसमें शामिल, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। ठीक है, ये वेगनर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तन की अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रख लेना, क्या, प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन फिर समझिए, प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो WJ मॉर्गन के द्वारा, है ना, ये मॉर्गन जो है ना ये। ठीक है, WJ मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आएगा 24। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा क्या, कौन सुमेलित इसमें नहीं है। तो पनामा नहर दिया है अरल सागर एवं प्रशांत महासागर से, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि पनामा नहर के बारे में क्या बताए थे आपको, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ता है। पूछा क्या, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है कौन, तो ये वाला जो पनामा नहर है ये गलत हो जाता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन में गलत दिया हुआ मालूम, जैसे यहाँ पर आंसर दिया है 1 और 2 सुमेलित नहीं है, जबकि 1 और 2 सुमेलित है। ठीक है, 1 और 2, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ये तो सही है ना, कील उत्तरा बाल्टी में, है ना, कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर क्या है, ये गलत है ना, स्वेज नहर आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये स्वेज नहर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, देखिए यहाँ पूछा कौन सुमेलित नहीं है, हाँ 1 और 2 सुमेलित नहीं है। ठीक ठीक सही है ना, 1 और 2 क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्यों, जैसे देखिए पनामा नहर जो है
1 और 2 ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। तो पनामा नहर जो है ये आपको पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे अटलांटिक होना चाहिए था, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। स्वेज नहर से क्या है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, तो ये भी गलत है, ठीक है, 1 और 2 गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, 1 और 2 गलत है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या आपको बताए थे, ये साफ यहाँ पता चल जाता है, ये गलत है। कैसे आपको याद करवाते, क्या स्वेज नहर से लाभ मिलता है, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, लाभ यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। तो लाभ जैसे ही आएगा दिमाग में तुरंत आएगा लाल सागर को लाभ भो, है ना, देखिए लाभ क्या हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से, यानी यहाँ आएगा भूमध्य सागर, ठीक है। ये इसको याद रखना हमेशा के लिए, आपको याद रहेगा, स्वेज नहर से क्या लाभ मिलता है, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और कील नहर किसको जोड़ता है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। याद कैसे रहेगा, कील उतरा बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में, यानी कि कील नहर किसको, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ये सही है 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पूछा कौन सुमेलित नहीं है, 1 और 2 सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी नहर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको याद रखना है आपको, ठीक है। एक है सू नहर, सू नहर ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए याद रखना है इसको। सू नहर किसको किसको जोड़ता है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है, सुपीरियर झील, तो इसको रिलेट ऐसे कर लेना, सू नहर सुपीरियर, सू नहर सुपीरियर, सू नहर सुपीरियर आएगा तुरंत, है ना, ध्यान रखना है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। फिर ईरी नहर, ईरी नहर है ना, ईरी नहर किसको जोड़ता है, तो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बता दिए, ट्रिक से याद रख लेना। कील नहर वाला, कील उत्तरा बाल्टी में, स्वेज नहर से क्या था, स्वेज से लाभ मिलता है, लाल सागर भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और उसमें आगे क्या पूछा है कि उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, ये सही है, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है, तो कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, केम्बे की खाड़ी यहाँ नहीं पाई जाती है प्रवाल भित्ति, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो यानी कहाँ नहीं पाई जाती है, केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना मालूम, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ये कहाँ है ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है और कौन सा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ना, ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पहला क्या, अल्फ्रेड मार्शल, ये सीमांत उपयोगिता विश्लेषण इसने किया था, ये सही है। J.M. किंज जो है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स जो है अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत दिया था, ये गलत है, क्यों, क्योंकि निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत है ना, और ये दिया था किसने मालूम, रेगनर नेक्से ने दिया था, रेगनर नेक्से। देखिए, निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत, बेरोजगारी सिद्धांत तथा संतुलित विकास का सिद्धांत, ये तीनों दिया था किसने, रेगनर नर्क्से, रेगनर नर्क्से ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है कार्ल मार्क्स, इससे 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स से कतई जहर प्रश्न है, कौन कौन सा है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कार्ल मार्क्स किस देश के थे ये भी पूछा जाता है, तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी के थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन की एक पुस्तक का नाम याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है, अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना, तेल शोधक कारखाना है और राज्य है, कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये पूछा है। तो बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये है, बरौनी कहाँ, बिहार में है ना,
और बोंगा है ना, बोंगाई गांव ये असम में पड़ता है, ठीक है। और बीना जो है ये बीना आ जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में बीना है। और कोयली है ये कहाँ, गुजरात में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, बरौनी बिहार में है, बोंगाई गांव असम में तेल शोधक शाला है, और बीना मध्य प्रदेश में है ना, और कोयली जो है ये गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, बरौनी का हुआ था बिहार में, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है मालूम, कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है और किस राज्य में है। कतई जहर प्रश्न है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो वह है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, देखिए अंग्रेज जब उस रास्ते से गुजर रहा था ना, असम के एक जगह से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक ज़मीन पे क्या है, हाथी लेटा हुआ था, ठीक है। तो हाथी लेटा हुआ था ना, उसके हाथी के बॉडी पे क्या है, पूरा तेलिए तेलिए हो गया, तेलिए तेलिए था, ठीक है। तो अंग्रेज़ क्या, एक लड़का को बोला, उसको लगा कि यहाँ पर कुछ है, इसके बॉडी में तेल कहाँ से आ गया इतना, तो उसको लगा कि कुछ है यहाँ। तो अंग्रेज़ क्या बोला कि डिग बॉय, है ना, डिग बॉय। तो डिग मतलब खोदना, ठीक है, डिग, और लड़का था बॉय, तो लड़का को बोला डिग बॉय, ठीक है। तो जब वो लड़का वहाँ पर खोदा तो वहाँ से तेल पूरा निकला था, ठीक है। तो वहाँ पर पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया था, वहीं से नाम क्या रख दिया गया, डिग बॉय, है ना, डिग बॉय, ठीक है। तो ये पहला तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ, असम के डिगबोई में है, ठीक है। अच्छा, भारत का पूछे या तो दुनिया का भी क्यों ना पूछ ले, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो वो है जामनगर रिफाइनरी गुजरात में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 29। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो इसमें क्या है, लौह अयस्क की खान, ये इस लौह अयस्क की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये है नोमुंडी, है ना, लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है नोमुंडी। और तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। और बॉक्साइट की खान के लिए प्रसिद्ध है अमरकंटक का पठार। और अभ्रक की खान के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो अभ्रक की खान के लिए है, अभ्रक की खान के लिए प्रसिद्ध है आपका नेल्लोर, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जगह से नाम कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या, लौह अयस्क की खान जो है नोमुंडी, बालाघाट ये और अमरकंटक और ये नेल्लोर, ये है किस किस राज्य में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बालाघाट जगह का नाम भी है मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नोमुंडी की बात करें तो ये किस राज्य में, झारखंड में है। नोमुंडी जो है ना, ये झारखंड का सिंहभूम जिला जो है ना, वहीं पर है, सिंहभूम जिले में नोमुंडी। और नेल्लोर जो है ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी तरह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रखना है, यूरेनियम की खान जादूगोड़ा है ना, यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, जादूगोड़ा कहाँ है, तो वो भी झारखंड के सिंहभूम जिले में है, ठीक है। और एक है बेला डीला, मालूम बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये याद रखना है, बेला डीला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निबल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कायिक घनत्व कहा जाता है ना, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निबल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है, कायिक घनत्व कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जनसंख्या से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से कुछ रिवीजन कर लेना। अब जैसे कि भारत में पहली बार जनसंख्या कब हुआ, 1872 में होता, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो 1881 में, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कौन था, रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन था, ठीक है। 1881 में जनगणना की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और भी बात करें तो आगे भी बात कर लेंगे, यहाँ भी बात कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का ही था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में ये सही है, ठीक है। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, ये गलत है, क्यों मालूम? वायनाड है केरल में, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। वायनाड से याद आ रहा होगा ना कि जो राहुल गांधी है वायनाड से ही तो चुनाव लड़ते हैं ना, केरल के वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, तो केरल में ये है ना वायनाड, ठीक है। वायनाड से एक प्रश्न आया था अभी टेक्नीशियन में, मालूम क्या कि केरल के किस ज़िले में, है ना, कहाँ पर केरल के किस ज़िले में भूस्खलन से 178 लोगों की मृत्यु हुई थी? तो वायनाड में ही ये भूस्खलन हुआ था, ठीक है, केरल के वायनाड में हुआ था। करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जो अभी हुआ है लेटेस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये तमिलनाडु में, ये सही है। पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में, ये सही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ना एक बार T/2 यानी कि बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहाँ से मालूम? ये आया इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, ठीक है। और करंट अफेयर में याद रखना है आपको क्या, 2024 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 3 लोगों को मिला है, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय वियना में है? ऑस्ट्रिया के राजधानी है वियना, तो किसका मुख्यालय वियना में है? तो देखिए IAEA इसका भी मुख्यालय है, UNIDO इसका भी मुख्यालय वियना में है, UNODC इसका भी मुख्यालय वियना में है। यानी इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। IAEA इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और UNODC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है। अच्छा, एक और है संगठन जिसका मुख्यालय वियना में है और वो इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मालूम? ये तो कभी आपको मिला नहीं होगा, वो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वो किसका मुख्यालय वियना में है? तो ओपेक का मुख्यालय, जो कि ओपेक है ना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, संगठन है ओपेक, है ना, OPEC। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो ये स्थित है पुणे में, है ना। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पुणे। और पुणे में एक और संस्थान है, पुणे के पास ही है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। ये कहाँ है? पुणे के पास खड़गवासला में है ना, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ठीक है। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? या तो उसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में। हैदराबाद से क्या आता है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? तो वो भी हैदराबाद में, ठीक है। बाकी चेन्नई से आपको मालूम है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 80.9%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, ठीक है। देश की कुल साक्षरता दर पूछे तो 73% है। देश का कुल साक्षरता दर 73 है, पुरुष वाला है 80.9, महिला वाला पूछे तो महिला का साक्षरता दर 64.6% है, ठीक। अच्छा, भारत का जो इस जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382, ठीक है। ये सब कतई जहर प्रश्न है ना, ये सब याद रखना है आपको। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया
पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 में हुआ था ना। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की योजना की शुरुआत हुआ था। अच्छा, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया शुरुआत हुआ था, ठीक है। अच्छा, SC ST से 2 अनुच्छेद याद रखना आपको, कतई जहर प्रश्न है। कौन सा मालूम? SC ST का लोकसभा में आरक्षण जो है, SC ST का सीटों का आरक्षण जो होता है लोकसभा में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 के तहत है, ठीक। ये दोनों याद रखना है, इसको ऐसे रिलेट कर लेना है। विधानसभा 32, विधानसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में, और लोकसभा में हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 37। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये प्रारंभ किया है 2019 में ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये है 1992, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपको मालूम है 1973 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ये कब है? तो ये शुरू हुआ था 1975 में। और इंडियन राइनो विजन 2020 ये 2005 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण इसी टाइप के प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा मालूम? देखिए यहाँ पर लिखिएगा, कन्फ्यूजन भी होता है तो इसलिए याद रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, कब ये लागू हुआ? तो 1972 में हुआ था, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में, ठीक। ये लगातार है और ये सब अति महत्वपूर्ण है। और एक है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, ये कब लागू हुआ था, है ना। जल संरक्षण प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो जल वाला जो है जल संरक्षण ये 1974 में हुआ था, ठीक है ना। 1972, 73, 74 हुआ। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, वन्यजीव 72, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 73 याद रख लेना, जल वाला याद रखना 74, 4 वाला, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? जल का अधिकतम घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 4 से यहाँ रिलेट कर देना है ना 1974 वाला, ताकि इस समय कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जल वाला हो जाएगा जल संरक्षण अधिनियम, ये लागू हुआ था 1974 में, ठीक है। और एक कतई जहर प्रश्न कौन सा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया तथा गरासिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? सहरिया तथा गरासिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मालूम, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा हुआ है। तो ये है राजस्थान में, ठीक है। सहरिया और गरासिया जनजाति किस क्षेत्र में? तो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक है कालबेलिया नृत्य, ये कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य तो ये भी राजस्थान का है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे बड़ा भारत का मरुस्थल जो है, या तो रेगिस्तान पूछे, थार मरुस्थल कहाँ है? तो वो भी राजस्थान में है, ठीक। नेक्स्ट है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइर हेलियोमीटर, है ना। पाइर हेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो यह स्टीफन का नियम पर आधारित है ना। किसके नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्टीफन के नियम पर आधारित है। अच्छा, जनजाति वाले में कुछ और याद कर लेना, मालूम क्या? जनजाति से क्वेश्चन आता है, इसलिए जैसे सहरिया जनजाति और गरासिया हो गया राजस्थान। और बात कर लेते हैं असम की, है ना। असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अबोर, मिकिर और दिमारा कार्बो, है ना। अबोर याद रखना है,
ये सब जनजाति असम में पाई जाती है। अबोर, मिकिर, दिमारा और कार्बो असम में ये पाई जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में याद रखना है 2 जनजाति है मध्य प्रदेश से, लमबाडी और मुरिया। मध्य प्रदेश की जो जनजाति है लमबाडी और मुरिया, ठीक है, याद रख लेना है। और जैसे कि अगर तमिलनाडु से पूछे तो बडगा, कोटा, टोडा है ना, कोटा जनजाति या तो गोडा, टोडा है ना, टोडा, कोटा और टोडा जनजाति ये कहाँ तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। त्रिपुरा में एक रियांग जनजाति है, इसको याद रखना है, रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो कौन सा है, तो वो है भील है ना, भील जनजाति, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो वो गोंड है, ठीक है। ये सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर थे, तो ये स्टीफन का नियम हो गया है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी न्यूटन का नियम मालूम है, न्यूटन गति का 3 नियम किसने, न्यूटन ने दिया था है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला क्या, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये बातें सही है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मान लो ताप का प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ये गलत है। क्यों मालूम, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों, क्योंकि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। तो इसलिए आर्द्रता बढ़ेगा तो चाल क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 नंबर वाला गलत दिया हुआ है, यानी कि 1 सही है केवल इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्वनि की बात करें तो मालूम ध्वनि से कई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ध्वनि का आपको बता दिए सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि की चाल या तो ध्वनि की इकाई क्या होती है, मापने की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश क्या, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रखना है, ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। और प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी गमन करता है लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है। ध्वनि के लिए गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, जो जिसे हम लोग सुन सकते हैं, और एक होता है अपश्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो अपश्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य, और श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है, तो 11.2 होता है, वो पृथ्वी पर होता है, ठीक है। चंद्रमा पर पूछा है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 2.4 वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना मालूम, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें मिलान करना है। क्या है कि ऑडियोमीटर, इससे ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ना, ऑडियोमीटर से। और ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर हो जाएगा ऊंचाई से, है ना, सी का 3 हो जाएगा। और ऑक्जेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडियोमीटर से हो गया ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर से हो गया वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या मालूम, ये जो ओडोमीटर है ये क्या करता है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आ जाएगा आपसे, अगर पूछेगा
कि वाहनों की गति किससे मापा जाता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होएगा, इसलिए दोनों को साथ में ध्यान रखना है। वाहनों की गति पूछेगा तो स्पीडोमीटर, अब वाहन द्वारा तय की गई दूरी तो ओडोमीटर है, ठीक है। तो ध्यान ऐसे रखना है कि गति पूछे ना कि स्पीड कितना है, किस स्पीड से चल रहा है, तो वाहनों की गति पूछेगा तो स्पीडोमीटर है ना, किस स्पीड से, तो स्पीडोमीटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए और वायु अनुपस्थित हो तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कई बार आप देखे होंगे और आपको मिला होगा, ठीक है। तब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, है ना। तब तक हम पानी थोड़ा पी लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लकड़ी, लोहे और मोम, है ना, समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। वायु अनुपस्थित मतलब क्या, वायु अनुपस्थित मतलब निर्वात में जब गिराया जाता है तो ये क्या तीनों साथ गिरेगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तीनों साथ गिरेगा। अच्छा, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है मालूम, निर्वात में होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सी राशि, तो देखिए एक ही चीज़ इसमें याद रखना है, क्या मालूम, कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। कौन, आवृत्ति नहीं बदलती, ये रट के रखना है, ठीक है। इससे क्या है ना, अलग अलग टाइप से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब बस एक चीज़ याद रखना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक, आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। बाकी तरंगदैर्घ्य, आयाम और चाल बदल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे दिया ध्वनि तरंग, ठीक है, आपको प्रकाश भी दे तो वही चीज़ें ध्यान रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। प्रकाश जब जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और वेग बदल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। विद्युत जनित्र और डायनेमो, ये दोनों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत जनित्र और डायनेमो, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक ऐसा जनरेटर है जो दिष्ट धारा यानी कि डीसी उत्पन्न करता है, जबकि विद्युत जनित्र जो है एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, म्यूट्यूअलिज्म, है ना, म्यूट्यूअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन आता है मालूम, लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है क्या, लाइकेन, ठीक है। और वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन होता है, तो लाइकेन ही होता है, ठीक। ये सब कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होता है यही सब प्रश्न, ठीक है। तो लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है और वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है लाइकेन, ठीक है। अब यहाँ पर है शैवाल और कवक, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है ना। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे याद कैसे रखना है हमेशा के लिए, तो इसको लिखना है साफ काम, ठीक है, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। साफ काम एक शब्द याद रखना है, दोनों याद रहेगा, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। साफ काम है ना, शैवाल फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट है,
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। यहाँ से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अगर इसको अलग तरीके से पूछेगा कैसे, मानव शरीर में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। अब पादप में भोजन जो होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है ना। पादपों में भोजन जो है किस रूप में? तो स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है। और ये होता कहाँ है? ये ग्लाइकोजेन वाला ये यकृत में होता है, ठीक है। यकृत की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यकृत, यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या क्या है। देखिए यकृत की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। यकृत को लीवर कहा जाता है, उसे जिगर भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में ही होता है, ठीक है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन निकलता कहाँ से? यकृत से, ठीक है। जॉन्डिस रोग में किस अंग को प्रभावित होता है, क्या हो जाता है? तो यकृत, ठीक है। और जॉन्डिस हो गया, और क्या होता है? हेपेटाइटिस रोग में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, ठीक है। और यकृत से क्या याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्जन्म क्षमता जो होती है किस अंग का होता है? यकृत का ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मम्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस से होता है ना। वायरस से होता है। वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है ये है रक्त में प्रोटीन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब रक्त की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए रक्त की बात करते हैं तो रक्त का 55% है ना प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त का 55% क्या होता है? प्लाज्मा। जो 45% होता है तो इसमें क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक। ये तीनों होता है 45% में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, उसका भी आंसर क्या लगाना है? अस्थि मज्जा में होता है। पूछे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर क्या लगाना है? अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर क्या लगाना है? अस्थि मज्जा, ठीक है। यानी कि रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पौधों का जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? यहाँ पर लोहा पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। और रक्त क्या है? एक क्षारीय है। और रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है, ठीक है। देखिए आपको रेगुलर ये क्लास चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे मालूम? जैसे आपको रक्त के बारे में यहाँ बताएं, फिर अभी विटामिन आएगा, विटामिन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास रेगुलर करते रहिएगा। करेंगे क्या मालूम? जैसे कि विटामिन आ गया या तो रक्त आ गया, 1-2 चैप्टर टॉपिक लेंगे, आपको पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में उसको बारे में बता देंगे। और जो चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि अभी रक्त के बारे में बता दिए हैं और विटामिन के बारे में भी बता देंगे, तो वो आगे जब क्वेश्चन आएगा ना विटामिन के बारे में, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और विटामिन के बारे में आगे वाले वीडियो में ना आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में क्या करेंगे? कोई दूसरा टॉपिक जिसके बारे में नहीं बताएं वो बताएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका सभी चीज़ें, सभी टॉपिक शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर सभी क्वेश्चन पर बार बार अगर बताएंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लंबी करना कम है, ठीक है। लंबी होगी तो ठीक है, लेकिन क्या है? अधिक से अधिक चीज़ें सीखें, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर पूछा गया विटामिन के बारे में कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत ये पालक, ये सही है, ठीक है, पालक होता है, गाजर होता है। विटामिन B1 का बात कर रहा है, तो विटामिन B1 ये संतरा में, ये गलत है। क्यों मालूम? विटामिन B1 पाया जाता है अधिकतर अनाज हो गया, फूल, दूध, यीस्ट, इस सब में विटामिन B1 पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी गलत है। विटामिन सी के लिए टमाटर सही है, विटामिन के सोयाबीन में पाया जाता है, ये सही है, ठीक है। अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था, है ना? विटामिन के बारे में पूरा चीज़ बताते हैं, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विटामिन की खोज किसने किया था? काश्मीर फंक ने। कब किया था? 1912 में किया था, ठीक है। विटामिन जो मुख्य विटामिन है उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई और के, ठीक है। तो इसको याद रखना, रासायनिक नाम सभी का, ठीक है, पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इसको याद रखना। ये रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का है क्या है? टोकोफेरॉल और के का है फिलोक्विनोन, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? रथ पर एक टॉफ़ी, ये लाइन याद रखिएगा। सभी ये मुख्य विटामिन है जिसका रासायनिक नाम याद रहेगा। रथ पर एक टॉफ़ी, पर को साइलेंट रखना है। अब रथ से देखिए दो आ जाएगा, ए बी। रथ से हो गया रेटिनॉल और थायमिन, एक से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, और टॉफ़ी से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो तुरंत दिमाग में लास्ट वाला आ जाएगा टॉफ़ी, है ना। तो ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल और के लास्ट वाला क्या? फी है, यानी फिलोक्विनिन, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। अब विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स रोग, जो सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और नपुंसकता या तो जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है किसके? तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। और घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन सी को। घाव भरने वाला विटामिन सी को कहा जाता है। और आंवला में कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। और बात करते हैं दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सूर्य की रोशनी से, सूर्य से जो विटामिन प्राप्त होता है तो वो विटामिन डी होता है, ठीक है। और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील है एडेक, ADEK, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको बस रेगुलर क्लास करते रहिए, आप सभी एग्जाम के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? तो जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? तो सीलिया के द्वारा होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सीलिया के द्वारा होता है, ठीक। यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है, क्या? ऊर्जा का पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा, प्रोटीन का ऊर्जा गृह, है ना, ऊर्जा का पावर, ऐसे याद रखना है। ऊर्जा का कारखाना या तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। और इसी तरह एक और प्रश्न आता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। जब भी एक प्रश्न आएगा ये तीनों रिवीजन करना है। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आप कभी ना भूलें, आपको कन्फ्यूजन ना हो ये तीनों में। तो थोड़ा सा उसमें क्या रिलेट कर लेना है, देखिए आत्महत्या का इंग्लिश क्या होता है? सुसाइड, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, है ना। सुसाइड, देखिए सुसाइड में 200 आ रहा है ना, सुसाइड लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम में देखिए 200 आ रहा है ना, लाइसोसोम। तो सुसाइड यानी कि आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दिए गए कथन है ए और कारण दिया हुआ है ना आर, तो इसमें बताना क्या? एक ही दंपति को संतानें आनुवांशिक स्तर पर असमान होती है, ठीक है। एक ही दंपति की संतानें आनुवांशिक स्तर पर असमान होती है, तो ये सही है, मालूम। एक ही दंपति की संतानें आनुवांशिक स्तर पर
वो समान हो सकती है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग अनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है, ये गलत है। समसूत्री विभाजन में अलग अलग नहीं होता। ठीक है, समसूत्री विभाजन में अनुवांशिक लक्षण के अलग अलग यहाँ दिया है, इसलिए ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया क्या, अनुवांशिक, तो याद रखना अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायफ्राम की उपस्थिति के कारण ये पक्षियों से भिन्न है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे भी उत्पन्न करती है। ठीक, और एक क्वेश्चन आ जाता है, चमगादड़ अंधेरे में जो उड़ सकता है वो या तो देख सकता है, किसके कारण, वो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करने के कारण। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है, तो ये होता है एथिलीन, है ना। एथिलीन क्या है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, अब देखिए पादप हार्मोन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, मालूम, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो बायोलॉजी से जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, ये तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो 5 अति महत्वपूर्ण जो पादप हार्मोन है उसको याद रखना है। जैसे ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, एथिलीन भी पादप हार्मोन है, और एक है एब्सिसिक एसिड, है ना, एब्सिसिक एसिड जो है वो पादप हार्मोन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये सब हार्मोन का क्या क्या कार्य है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आता है तो ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पौधों में शीर्ष में वृद्धि, है ना, लंबाई को बढ़ाना, ये कौन सा हार्मोन करता है, पादप हार्मोन ऑक्सिन। ठीक है, और तने की लंबाई बढ़ाना ये जिबरेलिन हार्मोन करता है, तने की लंबाई बढ़ाना जिबरेलिन हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन करता है ना, साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन करता है, तो साइटोकाइनिन। और एथिलीन से, एथिलीन में क्या होता है, तो एथिलीन से एक तो ये है गैसीय हार्मोन में पाया जाता है, और फलों को पकाने में भी है ना इसका एथिलीन का यूज होता है। ठीक है, फलों को पकाने में एथिलीन का यूज होता है। और एब्सिसिक एसिड जो है उससे क्या याद रखना है, पौधों को सूखे और अन्य तनावों से बचाने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड से याद रखना क्या, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि को रोकता है कौन सा हार्मोन, तो एब्सिसिक अम्ल, है ना। एब्सिसिक एसिड जो है ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन को। ठीक है, उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये मुंडा विद्रोह हुआ था कहाँ मालूम, झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये अति महत्वपूर्ण है, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांड, है ना, आनंद पांड था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आनंद पांड। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1885 में। 1885 में और क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ था। ठीक, अच्छा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जब भी आए तो दिमाग में तुरंत एक रिवीजन क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था, तो ये किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो डेट सही याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को गोली किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा था, तो अगर नहीं पढ़ें तो आप वहाँ भी आंसर क्या कर देते हैं, उधम सिंह। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ें याद रखना है। जनरल डायल को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह, और कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने, है ना। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। कर्नल वायली को गोली मारा मदन लाल ढींगरा ने, तो याद कैसे रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, कर्नल वायली लाल, मदन लाल, है ना, वायली लाल, कर्नल वायली को मदन लाल ढींगरा ने मारा था। और जनरल
डायर को गोली मारा उधम सिंह ने, ठीक है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि गांधी जी लौटा दिया था? तो केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हिड की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी है? तो इसकी मुख्य अनुशंसाएं भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, ये सही है, और संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, ये भी सही है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता का रहा है? गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका ये है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, यानी दोनों का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। किसके बीच? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। नेक्स्ट है, सोदरानंद किसकी रचना है? तो सोदरानंद ये रचना किसकी मालूम? तो ये है अश्वघोष की। सोदरानंद ये अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था मालूम? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो एक शब्द याद रखना है आपको, अचानक, ठीक है। ये तीनों याद रहेगा। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो इस सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, ठीक है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, ठीक है। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक क्या था, कौन था? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें देखिए, इल्तुतमिश दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक दिया था, ये नहीं दिया था ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, जब हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन आया था मालूम? कि कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, है ना। खतरनाक क्वेश्चन पूछा, 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। तो इसलिए आज याद रखना क्या, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका नींव रखा था और पहली मंजिल बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। अब 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी ने किया था, है ना। हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का जन्म भी सासाराम में हुआ था। ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड का ये सूत्र हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। हीरा की बात करें तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, है ना। हीरा पन्ना ज्वेलर्स, है ना, एक नाम आता है। तो पन्ना प्रसिद्ध है हीरे के खान के लिए। तो पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है, और हीरा से क्या याद रखना है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो हीरा ही है। नेक्स्ट है, और हीरा क्या? कार्बन का प्रूफ भी है। निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? तो संलयन प्रक्रम पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए,
यहाँ पर जैसे परमाणु बम भी है, ठीक है, तो ये परमाणु बम नाभिकीय ये संलयन पर है, कौन, हाइड्रोजन बम। इसको थोड़ा रिलेट कैसे करना है, और ये नाभिकीय विखंडन पर है ये परमाणु बम, ठीक है, तो इसको रिलेट ऐसे करना है। देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु, ये जो नाभिकीय संलयन प्रक्रम पर आधारित है, तो इसको ऐसे रिलेट करना है कि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है, और सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जैसे नाभिकीय संलयन है, तो सूर्य में क्या पाया जाता है सबसे अधिक, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु इसमें कौन नहीं है, तो जैसे जिंक क्या है, जिंक एक तत्व है ना, जिंक Zn एक तत्व है, बाकी इस्पात, पीतल, कांसा एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु में यहाँ पूछा जाता है पीतल किसका मिश्रण है, तो याद क्या रखना है, पिताजी, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है ना, पिताजी। कांसा किसका मिश्रण है, तो याद रखना है काटता, यानी कि कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है NH4 का होल टू SO4 है ना, NH4 का होल टू SO4, ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, तो संकरण अवस्था क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना, SP है इसकी संकरण अवस्था। अब संकरण अवस्था आपसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, अगर आपसे आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि H2O का प्रसंकरण अवस्था क्या होगा, तो इसको निकालना कैसे मालूम, तो इसको मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना, इसकी कार्बन की संकरण अवस्था पूछा क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रसंकरण अवस्था यानी कि इसका क्या था, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। देखिए अगर यौगिक में हाइड्रोजन है ना, पहले ऐसे समझिए क्या होता है, देखिए कुल इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या करते हैं, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कुल निकाल लेते हैं। अगर यौगिक में हाइड्रोजन है तो 2 से भागा देते हैं, ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें 8 से भागा देना, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कुल इसका योग करेंगे, तो कार्बन में क्या, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो कि किसी भी परमाणु के अंतिम यानी कि बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या जैसे 6 है ना, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 को लिखते हैं क्या, 2 4, तो इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का कितना है, 4 हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 और 6 लिखते हैं ना, तो 6 इसका अंतिम कक्षा में 6 है, तो ऑक्सीजन का 6 है, लेकिन यहाँ O2 है, तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, ठीक है। इसको फिर समझिए, देखिए कार्बन का हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 6, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना, CO2 है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो 8 से भागा देना, ठीक है। तो इसको करिए, अब 12 4 16, 16 में 8 से भागा दीजिए, कितना आ गया, 8 दूनी 16, तो 2 आया है तो क्या होगा, SP होगा, ठीक है, 2 आएगा तो SP, और 3 से जैसे भागा आएगा 3 होगा तो क्या होगा, SP2। अगर 4 आ जाएगा शेष तो 4 आएगा तो क्या होगा, SP3, ठीक है, एक कम करके होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया था तो क्या होगा, एक कम करके यानी SP होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे समझिए क्या, अब जैसे मान के चलिए H2O को प्रसंकरण अवस्था पूछ दिया आपसे, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, और ऑक्सीजन के कितना है तो 6 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है तो यहाँ 6 लिख दिए हैं, ठीक है, दोनों जोड़ का। अब भागा कितना से देना है, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन इसमें है यौगिक में, हाइड्रोजन जब रहेगा तो 2 से भागा देना है, हाइड्रोजन जिसमें नहीं था तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का कुल योग का यानी कि टोटल बैलेंस से इलेक्ट्रॉन का योग में कितना, 8 से भागा देंगे, इसमें हाइड्रोजन नहीं था, इसमें हाइड्रोजन जिसमें रहेगा उसमें 2 से भागा देना है, यानी कि 4 6 और 2 ये कितना है, 8, 8 में 2 से भागा दिए कितना आया, 4, यानी कि 4 आया तो क्या होगा, SP3, एक कम करके है ना, SP3 हो गया, ठीक है।
तो यानी कि हाइड्रोजन H2O जल का प्रसंकरण अवस्था क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी जम जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है घनत्व, क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखिए अन्य पदार्थ की अपेक्षा इसका उल्टा होता है कहानी। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी तरल पदार्थ है ना, जब ठोस अवस्था में बदलता है तो उसका आयतन घटता है ना, आयतन क्या होता है, घटेगा और घनत्व तो बढ़ जाता है। जबकि जल में क्या होता है, जल में यह नियम लागू नहीं होता है। जब जल जमता है ना तो इसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है ना, जल में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अन्य पदार्थ में क्या होता है, जब तरल पदार्थ जब ठोस अवस्था में जाता है तो आयतन घट जाता है, घनत्व बढ़ता है। जबकि जल में क्या होता है, घनत्व घटता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, नेक्स्ट है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा, अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। एक प्रश्न ये यहाँ से आता है कि जल के यानी कि पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक विलायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। और अभी क्या बताए थे, H2O यानी कि जल का प्रसंकरण अवस्था कितनी होती है, sp3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मीथेन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2-4 प्रश्न आता है, इसलिए याद रखना है सभी चीज़ें। कौन कौन सा, देखिए पहले तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछे तो ये मीथेन हो गया। बायोगैस का मुख्य अवयव पूछे तो वो भी मीथेन आंसर होगा। गोबर गैस का मुख्य घटक पूछेगा वो भी मीथेन आंसर होगा। ठीक है, और मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, अच्छा, धान के खेतों में कौन सी गैस की अधिकता होती है, धान के खेतों में मीथेन गैस अधिक पाई जाती है। और दलदली क्षेत्रों में कौन सा गैस की मुख्य रूप से होता है, दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस पाई जाती है। और कोयला के खदान में किस गैस के कारण विस्फोट होता है, तो वो भी मीथेन के कारण ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि LPG गैस का मुख्य घटक क्या है, LPG यानी कि जो कि घरों में सिलेंडर होता है ना, खाना बनाते हैं LPG, उसका मुख्य घटक क्या है, तो उसका मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, याद कैसे रखना है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि LPG जब सिलेंडर आता है ना घर पे, तो जब उसको उठाते हैं तो BP बढ़ जाता है। ठीक है, जब सिलेंडर उठाते हैं BP बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मुख्य घटक है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 2 का GK, साइंस और करंट अफेयर के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और क्योंकि इसके बाद अब आता है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो V नारायणन है। काफ़ी लोग है ना सही आंसर इसका दिए थे, V नारायणन। और आज का क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।